तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें लाइट से रिलेटेड, ठीक है। लाइट हिंदी में बोलते हैं प्रकाश, इसको बोलते हैं प्रकाश, ठीक है। ए साउंड इज, साउंड क्या होता है, क्या बताइए? साउंड इज एनर्जी, ठीक है। और लाइट इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट भी क्या है? एनर्जी, ठीक है। तो जो मेन रिसोर्स होता है लाइट का, सनलाइट की बात होगी यहाँ पे। टार्च मत समझिएगा कि टार्च को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग सनलाइट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सनलाइट को। और लाइट के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, लाइट का जो फॉर्म होगा उसको पढ़ेंगे, लाइट का जो पाथ होगा उसको पढ़ेंगे, एंड लाइट का भी वेवलेंथ पढ़ेंगे, और लाइट का जो वेव होता है, जो मोशन का पाथ होता है, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजों को। तो लाइट के बारे में अगर हम पहले डिस्क्राइब करें इसका, अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो लाइट इज एन एनर्जी। लाइट क्या होता है? एक लाइट इज एन एनर्जी। द मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस बायोस्फीयर इज ओनली सनलाइट। जो सूरज की रोशनी है वही इस जैव जगत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पहला स्रोत है, ठीक है। सनलाइट से प्लांट क्या करते हैं? एनर्जी को लेते हैं और उसको बहुत सारे मिनरल्स को लेकर के वहाँ पर फूड प्रिपेयर करते हैं, और 10% लॉ लागू होता है वहाँ पे, 10% लॉ अप्लाई किया जाता है। 10% लॉ क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर 100 कैलोरी की ऊर्जा है किसी के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, ठीक है, तो उसमें से केवल 10% ही जो उसका यूज करता है उसके अंदर एनर्जी जाता है। बाकी 90% जो होता है वो वेस्ट के रूप में एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। 90%, यानी अगर 10 बोले ना 100 कैलोरी की ऊर्जा अगर किसी प्लांट के अंदर है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपके अंदर सिर्फ 10 कैलोरी पहुंचेगा, और 90% जो होगा उसका, वो 90 कैलोरी जो होगी वो कहाँ चली जाएगी? वेस्ट के रूप में बाहर चली जाएगी, एक्सर्शन प्रोसेस के द्वारा। आप लोग पढ़ेंगे एक्सर्शन प्रोसेस, ठीक है। इसी प्रकार से तो देखिए, तो लाइट जो होता है वो मेन रिसोर्स है किसका? एनर्जी का। और फिर सेकंड कहते हैं इसका जो पाथ होता है, रास्ता जो होता है, ये वेव के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? लाइट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन फॉर्म ऑफ वेव, मींस दैट वेव इट हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू। पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये किसके रूप में चलती है? वेव के रूप में चलती है। बट इट गोज इन स्ट्रेट पाथ, लेकिन इसका रास्ता जो होता है क्या होता है? सीधा होता है। इसका रास्ता क्या होता है? सीधा होता है। सीधे रास्ते में चलती है, सीधे रास्ते में चलते हुए भी ये किसके रूप में चलती है? वेव के रूप में चलती है, ठीक है। और थर्ड की बात करें, इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात करते हैं अगर, वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में बताया गया था, द लेंथ ऑफ वेव, its wavelength is 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, इट्स वेवलेंथ। ये इसका वेवलेंथ होता है, यानी वेव की जो लंबाई होती है, बताए थे वेव की लंबाई, यहाँ से लेकर के हमने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है और वेव के रूप में अगर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, तो हमने बताया था कि इसका एक सीधी लाइन आप खींचेंगे अगर, तो यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से चलना, फिर यहाँ आया, फिर एक बार नीचे आया, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा यही वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेवलेंथ का, ठीक है। तो मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम यानी सबसे छोटा जो वेव होता है उसका लेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम मीटर, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। और उसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लंबा होता है, उसका 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बात करते हैं कि एक ही चीज के दो दो लेंथ कैसे दिए जा सकते हैं। भाई एक ही चीज का लेंथ दो कैसे है? जैसे आप लोग पढ़ते होंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 540 मीटर से लेकर के 540 मीटर से लेकर 8848 मीटर तक है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? ये समझना, इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटी पहाड़ी होगी, छोटा वाला पहाड़, उसका ऊंचाई 540 होगा, और जो सबसे बड़ा पहाड़ होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 8800। समझ में आई बात? ये कहता है। तो ऐसे ही वेव की बात करें तो इस वेव में जो सबसे छोटा वेव बनता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम का बनता है, और जो सबसे लॉन्ग, सबसे लंबा बनता है वो कितने का बनता है? 7800 एंगस्ट्रॉम का बनता है। बात समझ में है? तो लाइट को देखें अगर, तो लाइट होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। और लाइट किसके रूप में चलती है? वेव के रूप में चलती है। और इसका पाथ क्या होता है? एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा होता है। सबसे छोटा वेव जो होता है उसका लेंथ कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम। और सबसे लॉन्ग जो होता है वो कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं इसके वेलोसिटी की, बात करते हैं वेग की, बात करते हैं लाइट का। इन वैक्यूम, वैक्यूम माने होता है निर्वात। वैक्यूम जानते हैं क्या होता है? वैक्यूम एक वर्ड है, वैक्यूम, निर्वात, हिंदी में निर्वात बोलते हैं और वैक्यूम बोला था। वैक्यूम का मतलब होता है शून्य। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? शून्य। अभी आप लोग देखे भी होंगे, कहेंगे कि नहीं देखा हूं। जब भी मैं पूछता हूं कि आप लोग देखे हैं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं देखा हूं, जबकि आप लोग देखे रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे थ्रेसर जो गेहूं दाने आता है, गेहूं,
तो थ्रेसर का जो पंखी होता है ना, मेन पंखी, पंखी के बगल में आप लोग देखेंगे एक जगह पे एक पतला सा गोल सा बना रहता है, पतला सा होता है वो, एक मेन होता है जिसमें आप लोग क्या डालते हैं, अरे भाई पूरा डंठल के साथ डालते हैं, लेकिन एक जो होता है बगल में होता है वो पतला सा होता है, उस पर लिखा रहता है वैक्यूम, वहां लिखा रहता है वैक्यूम। और वैक्यूम का काम क्या होता है, देखिए बर्नौली का एक थ्योरम है, उसमें यह बताया गया कि जहां पर एयर नहीं होगा वहां पे प्रेशर होगा, जहां एयर नहीं होगा वहां प्रेशर होगा, और जहां पे एयर होगा वहां पे प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताया गया कि आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आधी चलता है ना, आधी आधी चलने पर अगर देखें तो पतरा ऊपर की ओर उठता है, पतरा उड़ता है तो कैसे उड़ता है, ऐसे उठ के उड़ता है ना। ठीक है, तो ये थ्योरम बताया गया, ये वैक्यूम, वैक्यूम यानी प्रेशर, प्रेशर और एयर के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया गया इसमें, तो वहां पे वैक्यूम बनता है। अब वैक्यूम बनने के कारण जो गेहूं होता है नीचे दब के गिरता है और भूसा दूर उड़ता है, नहीं तो पता चलेगा गेहूं भी उड़ जाएगा और भूसा भी उड़ जाएगा, इसलिए वहां पे वैक्यूम लिखा रहता है। तो वैक्यूम का मतलब होता है खाली स्थान जहां पे हवा भी ना हो, जहां पर हवा भी ना हो। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है, ठीक है, जो स्पीड होता है इसका, किसका, लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेग होता है, वेलोसिटी होता है लाइट का। तो लाइट की इतनी प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, कौन सा, कि लाइट एक एनर्जी होता है, ये वेव के रूप में चलता है, इसका जो वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होता है, यानी 3 के आगे 8 जीरो आप लगा लीजिए, उतना मीटर जाता है 1 सेकंड में लाइट। ठीक है, सनलाइट वैक्यूम में, वैक्यूम की बात कर रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलते हैं देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अभी रिफ्लेक्शन के बारे में, साउंड की बात, जब साउंड हम पढ़ा रहे थे तो साउंड में आप लोग को पता चला होगा कि साउंड में जब किसी नए बने हुए मकान में जो थोड़ा सफाई हो जाता है ना, क्लीनिंग उसका कर दिया जाता है, तो उसमें जब एक बार बोलते हैं तो आवाज 2-3 बार गूंजता है, तो आवाज बार बार टकराती है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कम बैक इन सेम मीडिया, देखिए टू कम बैक इन सेम मीडिया, कोई चीज देखिए आफ्टर बीइंग इम्पैक्टेड विथ एनी सरफेस इफ समवन ऑब्जेक्ट कम बैक इन सेम मीडिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर कोई दीवार है, कोई सरफेस है, उससे कोई भी चीज टकरा कर वापस आ जाती है, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर बोलने पे आवाज टकरा के वापस आ रही है तो वहां बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन अगर किसी गेंद को आप मार रहे हैं, दीवार से टकरा के आ रहा है वापस, तो कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। ऐसे ही जब लाइट कहीं से टकरा के वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। If light rays impacts with any surface, they come back in same media. This process is known as reflection of light. लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो वहां से टकरा कर पुनः वापस आ जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखेंगे, अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आपका सरफेस है, दीवार है, दीवार है, और देखिए यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड की बात कर लें और दीवार की बात कर लें, इसमें शाइनिंग सबसे ज्यादा किसका है, बोर्ड का। और इसकी जगह पे अगर हम एक मिरर लगा देते हैं, मिरर, तो वो इससे ज्यादा चमकने लगता है, उसके अंदर रहता है। तो देखिए, तो जो जितना ही चिकना होता है, चिकना सतह होता है, सरफेस होता है, वहां से उतने ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब कहेंगे यहाँ पे लाइट, अच्छा ये बताइए, रात के यहाँ से सूरज किसी को दिख रहा है इस कमरे से, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे कोई बत्ती जलाया गया है, नहीं जलाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ लाइट है कि नहीं है, उजाला है ना। लेकिन अगर रात के समय में फिर यहीं हम बैठ जाएं तो उजाला रहता है, तभी तो सूरज यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए अभी भी सूरज यहाँ से दिख नहीं रहा है, बाहर जाएंगे तभी सूरज दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट है। ऐसे ही आप अगर उधर चले जाएंगे, रात की बात करें, रात में आकर के बैठ जाए कमरे में, तो वहाँ पे लाइट अंधेरा रहेगा ना यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लाइट रेज क्या हो रहे हैं, कहीं से सरफेस पे पड़ करके टकरा के वापस होकर इस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। देखो कहीं से टकरा रहा होगा, टकरा के घूमकर लाइट रेज इस कमरे में एंटर कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, उजाला बना हुआ। तो इसी प्रोसेस का नाम है क्या, रिफ्लेक्शन। लाइट, यस कमिंग, हेलो। तो देखिए लाइट रेज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लाइट रेज है जो यहाँ पे पहुंच रही है वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही लाइट रेज इस कमरे में प्रवेश कर रही है। तो इस प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन। समझ में आया सभी लोगों, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, इसको कह सकते हैं बाउंसिंग बैक या टू कम बैक, ठीक है, किसी से टकरा कर वापस आ जाना, इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया हुआ है, एक
ये टॉपिक है। चलते हैं देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, जब किसी इनट्रांसपेरेंट सरफेस पर, इनट्रांसपेरेंट सरफेस का मतलब होता है अपारदर्शी बोलते हैं, जिसके आर पार दिखाई ना दे, ध्यान से देखिएगा, जिसके आर पार दिखाई ना दे। तो मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस के एक साइड पे हमने कुछ लेयर लगा रखा है जिसके कारण आप इस पार से उस पार नहीं देख सकते। जैसे ये दीवार है, दीवार के उस पार आप नहीं देख सकते, ठीक है, तो ये क्या है, इनट्रांसपेरेंट सरफेस है। वहीं पे अगर एक ग्लास ले लें आप, ग्लास ले लें, सिर्फ ग्लास, मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लास की बात करूं, तो ग्लास के आर पार दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस पर अगर लाइट रेज गिरेगी, अगर इसके साइड में हम क्या कहेंगे, कोई लेयर नहीं लगा हुआ है, एक ग्लास ले लेते हैं और उस ग्लास पर अगर लाइट रेज जाती है, जाएगी तो उस पार निकल जाएगी, लाइट रेज उसको पार कर जाएगी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अगर पार कर जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब किसी लेयर लगे हुए वन साइडेड पेंटेड या इनट्रांसपेरेंट सरफेस पर कोई लाइट रेज आकर के गिरती है, तो वहां से टकराने के बाद पुनः वापस आती है इस तरह से। आप देखे होंगे घरों में क्या करते हैं लोग, थाली उठाते हैं और थाली को ऐसे चमकाते हैं, चमकता है ना, थाली चमकाते हैं ना इस तरह से। तो थाली आप लोग चमकाते होंगे तो देखे होंगे कि क्या ऐसे बाहर से रख करके अगर अंधेरे कमरे में मारेंगे लाइट वहां जाता है, क्यों, क्योंकि उस थाली से टकराने वाला जो लाइट होता है वो घूम कर कहाँ चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का काम होता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए देखिए, किसी क्या होना चाहिए, जो हमारा सरफेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इनट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी अपारदर्शी होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए एक हम मिरर ले लेते हैं, एक ग्लास लिए, ग्लास के वन साइड में हम एक लेयर लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिश या पेंट हो सकता है, आप लोग देखेंगे जिसमें चेहरा देखते हैं उसके पीछे क्या लगा रहता है, पॉलिश वॉलिश लगा रहता है। तो इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कह दे कि आपके पास एक मिरर है, उस मिरर पे एक लाइन खींचिए, तो ये कभी भी संभव नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। इस बोर्ड पर एक लाइन ड्रा करना है, इसे आसमान में खींच लेंगे, नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, नॉर्मल। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया। अगर इस नॉर्मल के जिस पॉइंट पर नॉर्मल आप ड्रा किए हैं, इस पॉइंट पर अगर एक लाइट रेज आकर के गिरती है, एक लाइट रेज आकर के क्या कर रही है, गिर रही है, तो यहीं से रिटर्न होकर के पुनः उसी मीडियम में चली जाएगी। मीडियम क्या होता है कि मतलब अगर एयर से आ रही है लाइट, हवा से होकर आ रही है, तो हवा में ही चली जाएगी। पानी से होकर के अगर आ रही है तो फिर घूम करके कहाँ चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। तो मीडियम वो कहलाता है जहां से होकर के कोई लाइट रेज क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो यहाँ की बात करें तो देखिए, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो रिटर्न जा रही है इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ये रिफ्लेक्टेड है, देखिए रिफ्लेक्टेड रेज, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ये बोला जाता है। और इसकी बात करें फिर पुनः देखें, तो जो नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बना हुआ है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, देखिए कोण बना हुआ ना, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, या इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलिए या तो इंसिडेंट एंगल बोलिए। और जो ये नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रेज के साथ एंगल बना रहा है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। इसको आर से लिखते हैं, इसको आई से लिखते हैं, ठीक है। और रही बात कि ये दोनों एंगल के बीच रिलेशन क्या होता है, तो देखिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, एक बराबर होता है। यानी अगर 50 के डिग्री पर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो रिटर्न होगा तभी 50 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर 30 के डिग्री से गिर रहा है तो इधर जाएगा तो कितने से हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज हमको मिला क्या, देखिए नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज आर एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे होते हैं तीनों। तीनों कहाँ होते हैं, एक पॉइंट पे। पहला प्रॉपर्टी मिला कि तीनों कहाँ होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। और दूसरा प्रॉपर्टी, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस दैट रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल, मींस आई इक्वल आर, आई इक्वल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है और इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके